नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह और सबसे पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे हैं, जहां वो सैनिक सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम के निर्माण को लेकर खुशी जाहिर की है। उत्तराखंड दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैनिक सम्मान यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। उत्तराखंड वीर भूमि भी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि भी है। उत्तराखंड में सैन्य धाम होगा। उत्तराखंड में 4 धाम हैं। सैन्य धाम उत्तराखंड का 5वां धाम होगा। उन्होंने खुशी जाहिर की। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बताया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है, तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर। बहनों भाइयों, अभी 2 दिन पहले मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 21वां हम स्थापना दिवस अभी हमने 9 नवंबर को मनाया है। और 21 वर्ष हो जाने के बाद बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी थी। मेरे से पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, भगवान की कृपा से मैं उत्तर प्रदेश गया था, लखनऊ गया था, और वहां 21 सालों से जितने भी हमारे लंबित मामले थे, चाहे वो सिंचाई विभाग के हों, चाहे हमारे राजस्व विभाग के हों, चाहे वन विभाग के हों, चाहे हमारे आवास विकास परिषद के हों, वन विभाग के हों, हमारे परिवहन निगम के हों, सारे मामलों में हमारी सहमति बन गई है और सारे मामले हमारे निस्तारित हो गए हैं। और जो मामले रह गए हैं वो अगले 15 दिनों में निस्तारित हो जाएंगे। हमारा लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार, कि 2025 में जब हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, अब हम 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और जब हम 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो उन्होंने हमसे अपेक्षा की है कि हमारी डबल इंजन की सरकार, जो केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारें मिलकर इस राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे हर क्षेत्र में। उत्तराखंड का 21 साल से चलता आ रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझ चुका है, लेकिन कांग्रेस को यह कुछ खास रास नहीं आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने परिसंपत्ति बंटवारे में घोर लापरवाही की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, जिससे राज्य की संपत्तियां यूपी के कब्जे में ना चली जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही मुख्यमंत्रियों की मुलाकात को कांग्रेस काले दिवस के रूप में देखती है। परिसंपत्ति विवाद को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान आया। विवाद सुलझाने में सरकार ने लापरवाही की है। उन्होंने कहा सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। दोनों सीएम की मुलाकात को काला दिवस बताया। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी की मुलाकात हुई थी, और जो 20,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का विवाद है वो सुलझा लिया गया। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं दोनों सीएम की मुलाकात काला दिवस है। इसके साथ ही कहा कि जो मामला सुलझा लिया गया है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे एक बड़ी जीत बता रही है, और सीएम धामी भी कह रहे हैं कि 21 साल से जो परिसंपत्ति विवाद चल रहा था, जिसमें कांग्रेस की सरकार भी थी, वो भी नहीं सुलझा पाई, उन्होंने सुलझा लिया है। लेकिन हरीश रावत का कहना है कि ये सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करें। इस पूरी खबर पर बात करते हैं। सौरभ भाटिया इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस जीत को बीजेपी हर मंच से बता रही है, धामी की भी हम बात सुन रहे थे,
उसको पचा नहीं पा रही लग रहा है कांग्रेस। हरीश रावत तो कुछ और ही कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज सीधे तौर पर कहा कि कृषि कानून को लेकर जिस तरीके का भाजपा की तरफ से ये शगुफा छोड़ा गया वो पूरा चुनावी है। लिहाजा जो है हरीश रावत ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार को पहले ही अगर जो इस तरीके के फैसले लेने थे तो इस तरीके के कानून बनाने से पहले एक गहन मंथन करने की जरूरत थी। लेकिन जब जो है किसानों के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर जो है सरकार ने निर्णय लिया है। यदि ये निर्णय पहले हो जाता तो शायद इतनी सौरभ भाटिया, आपको बता दें हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो परिसंपत्ति विवाद हैं जो सुलझा लिए गए हैं, जिसकी धामी बार बार बात कर रहे हैं, दरअसल वो विवाद जो है बहुत जल्दी में लिया हुआ फैसला, पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं सौरभ भाटिया हरीश रावत, और काला दिवस कह रहे हैं दोनों सीएम की मुलाकात जो लखनऊ में हुई थी उसे। बिल्कुल, देखिए परिसंपत्तियों के मामले में 2018 में भी मुलाकात हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। उन्होंने सवाल खड़े किए, उस समय भी समझौता हुआ था, लेकिन जो धरातल पर कोई चीज दिखाई नहीं दी थी। अब जो है कांग्रेस ने कहा कि अगर इसी तरीके के समझौते होते रहे तो कांग्रेस जो है कोर्ट में जाने के लिए भी विवश होगी। लिहाजा जो है सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कल जो है खुद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो प्रतिनिधि कल राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। समय मांगा जा रहा है, अगर समय मिलता है तो राज्यपाल के समक्ष जो है पूरा मामला रखा जाएगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट की शरण भी ली जाएगी। ये सीधे तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है। हरीश रावत पहले ही से काला दिवस के रूप में जो है बनाने की बात कह चुके हैं कि दोनों मुख्यमंत्री जब जो मिले, यहाँ पर बड़े भाई छोटे भाई को जो है कहा जाता है कि उत्तराखंड छोटा भाई और उत्तर प्रदेश बड़े भाई के रूप में उस राज्य को देखा जाता है। लिहाजा जो इन लोगों को उस पूरे मामले पर गहनता से मंथन करने की जरूरत थी। लेकिन तमाम परिसंपत्तियां जो है यूपी के हाथों में दे जाने को लेकर जो है उत्तराखंड के सीएम तैयार हुए हैं। 2000 करोड़ की जो बात की जा रही थी, अगर जो इस पर समय रहते जो चीजें अगर स्पष्ट हो जाती तो शायद जिस तरीके के हालात पैदा नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सत्ता में कांग्रेस की आती है तो इस पर कांग्रेस पुनर्विचार करेगी। अपनी जो परिसंपत्तियां हैं उसको कहीं भी खुर्द-बुर्द होने नहीं दिया जाएगा। जी, तो इतने सालों से क्या कर रही थी कांग्रेस का भी राज रहा। 21 साल बहुत लंबा वक्त होता है, कोई छोटा मोटा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती इसमें। देखिए इस 21 सालों में 10 साल का जो है कांग्रेस का राजकाज रहा और 11 साल का जो है राजकाज रहा भाजपा का। ऐसे में जरूर हरीश रावत ने कहा है कि हमारी तरफ से पूर्व में भी जो है इस तरीके के प्रस्ताव भाजपा को भेजे गए, उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन अब जब जो है तीन जो है ये कहा जा सकता है केंद्र में भी जो है भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। अगर ऐसे में जो है अगर बड़ा दिल दिखाना था तो उत्तर प्रदेश को दिखाना चाहिए था। उनको जो तमाम वो जो संपत्तियां थी वो उत्तराखंड को दे देनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जो है इस पर चलिए, तो हर बात में सियासत होती है। अगर परिसंपत्ति का विवाद सुलझ जाता है तो भी सियासत और ना सुलझे तो भी सियासत, यानी राजनीति जारी रहेगी। शुक्रिया सौरभ भाटिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। कल हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। परशुराम चौक से रोड शो की शुरुआत करेंगे सीएम केजरीवाल। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार उत्तराखंड में आप तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी 70 सीटों पर लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। कल एक बार फिर से हरिद्वार आएंगे जहां पर वो रोड शो करेंगे और सीएम केजरीवाल इसकी शुरुआत करेंगे रोड शो की। पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। जो वादे किए हैं वो कोशिश होगी कि सरकार बनेगी तो उन्हें पूरा किया जाएगा, चाहे वो बिजली मुफ्त हो या फिर रोजगार गारंटी की बात हो। कल जब हरिद्वार आएंगे तो आपको बता दें क्या कार्यक्रम है वो भी देख लीजिए आप। दरअसल सुबह 10:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। उसके बाद 11:30 बजे होटल में मीटिंग करेंगे। और आपके नेता हमारे साथ नवीन प्रेशाली जुड़ चुके हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। कल केजरीवाल आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है उनका दिन भर? देखिए, कल हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी का हरिद्वार दौरा है कि उत्तराखंड को पूरा आध्यात्मिक राजधानी के तौर पे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि उत्तराखंड को पूरे विश्व भर की आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में अगर जो उत्तराखंड का हृदय हरिद्वार है उसकी बात ना कही जाए तो ये सपना साकार नहीं होगा। इसलिए हरिद्वार के बाहर जनता के दर्शन करने के लिए, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए फिर एक बार हमारे माननीय केजरीवाल जी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वो एक रोड शो वहां पर रोड शो का नेतृत्व करेंगे और प्रेस वार्ता भी वहां पर होगी और काफी सारी मीटिंग्स
11 बजे से लेकर आगे तक है, तो पूरा एक दिवसीय कार्यक्रम अरविंद जी का है आने का। और कोई न कोई घोषणा उत्तराखंड के लिए हो सकती है और हमें भी उस घोषणा का इंतजार रहेगा कि अरविंद जी उसमें क्या कहेंगे। जब डिप्टी सीएम आए थे तो गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल की सीट पक्की करके चले गए। अब जब अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं तो क्या हरिद्वार से भी किसी की सीट पक्की हो जाएगी? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ये घोषणा तो नहीं करेंगे कि कैंडिडेट कौन कहां से होगा, वो तो हमारे और नेता घोषणा करने के लिए हैं। लेकिन अरविंद जी उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, जैसे हर बार करते हैं। पहले आए थे बिजली की गारंटी उन्होंने दी थी, दूसरी बार रोजगार गारंटी की बात की थी। तो इस बार कोई ना कोई पॉइंट या टॉपिक ऐसा हो सकता है जो उत्तराखंड के लिए हो, जनहित के लिए हो। तो उसका हम सबको इंतजार है कि वो पॉइंट कौन सा होगा आपके साथ, और जब वो कहेंगे तो सबसे पहले आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगा। नवीन परसाली जी, एक और सवाल, जब आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो फिर किसानों का मुद्दा भी उठना लाजमी है। हाल ही के दिनों का घटनाक्रम आप देख लीजिए, क्या हुआ। जी देखिए, ये सही बात है कि देख सकते हैं कि भारतीय कृषि तंत्र को समझे बिना उसका अध्ययन किए भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाह सरकार है, चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने किसानों पर काले कानून थोप दिए थे। और इसकी परिणति ये रही कि पूरे अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलित रहे। 600 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी और किसानों पर अत्याचार हुआ, अपमान हुआ। आम आदमी पार्टी ने उन कानूनों का अध्ययन पहले ही कर लिया था और इसलिए कहा था कि ये कानून न भारतीय कृषि के हित में है और न ही भारतीय कृषकों के हित में है। तो बहुत देर में समझे। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल का इंतजार होगा कि क्या कुछ कहते हैं। नवीन परसाली जी, शुक्रिया, आपने इंडिया वॉइस से बातचीत की। बहरहाल अब आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10:30 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद 11:30 बजे होटल में उनकी मीटिंग होगी। 1 बजे रेडिसन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कई मुद्दों पर, और जैसे कि प्रवक्ता भी कह रहे हैं कोई नई घोषणा कर सकते हैं, इसका इंतजार होगा। और 1:45 बजे रोड शो के लिए निकल जाएंगे अरविंद केजरीवाल। ये हरिद्वार का जो दौरा है वो आपको बता रहे हैं, 2 बजे परशुराम चौक से वो शुरू करेंगे और सवा 3 बजे रेडिसन होटल लौट कर आ जाएंगे अरविंद केजरीवाल। कल हरिद्वार दौरे पर है और 4 बजे मीटिंग में शामिल होंगे। उसके बाद फिर से मीटिंग होगी और 4:30 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। तो अरविंद केजरीवाल जब आएंगे तो काफी व्यस्त दौरा है, 5:15 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिलाओं को टिकट देने की मांग उठने लगी है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग हैं, ऐसे में टिकटों का आवंटन सोच समझ कर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाएगी, जिस पर पार्टी विचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी साथ लेकर चला जाएगा। जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन निश्चित ही ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट समझिए कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दे सके और महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दें। हम यहाँ पे उत्तराखंड में अब समय आएगा तो बताएंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे और युवाओं को भी साथ रखेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आरडी ने चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मैं लड़ूंगी, मैं लड़ सकती हूं का नारा देते हुए 40% महिला को टिकट दिए जाने की बात अपने भाषण में कही है और इसी के मद्देनजर उत्तराखंड में जो महिलाएं सक्षम हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा। मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। माननीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो यूपी में एक नारा दिया है, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, 40% टिकट देने की एक बात कही है। तो मैं मांग करती हूं माननीय प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी से और अपने शीर्ष नेतृत्व से कि उत्तराखंड में भी जो महिलाएं हमारी सक्षम हैं, जो टिकट मांग रही हैं, 40% उन्हें टिकट दिया जाए। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे मांग करती हूँ।
देखने वाली बात होगी प्रियंका मानती हैं या फिर नहीं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं तीनों कृषि कानून के वापस लेने के बाद किसानों की। जी हां, किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दूसरे दिन भी किसान खुशी मनाते नजर आए। उधम सिंह नगर में किसानों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस पर काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कहा कि किसानों को छोटी सोच है, जिसकी वजह से वो दूसरों के कहने पर चल रहे हैं। वहीं अपनी ही बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए चीमा ने कहा कि सरकार ने फैसला सुनाने में समय ज्यादा लगाया है। केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए था। उनकी सरकार ने देर करके गलती की है। चीमा ने कहा कि जो अब राजनीति कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लंबी सोच कई बार नहीं सोच पाता। कई बार वो जो उसको किसी ने बता दिया, जो उसको किसी ने कह दिया, वो भूलवश भी और वैसे भी, क्योंकि उसे पता नहीं रहता, वो उसी प्रक्रिया को करने के लिए चल पड़ता है, उसको सच मान लेता है। इसके लिए टाइम लगा है, इसमें कोई दरार नहीं। मैं अपनी निजी तौर पर तो यही कहूँगा कि टाइम ना लगता तो अच्छा था। ये निर्णय थोड़ा और पहले हो जाता, जितना भी पहले हो जाता अच्छी बात थी, लेकिन ना देर आए दुरुस्त आए। अगर देर आकर के भी उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है तो किसान को उनका आभारी होना चाहिए। इधर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के नाधी शुगर मिल को लेकर विधायक आदेश चौहान ने मिल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। पेराई बीते 15 नवंबर को कर दी गई थी। कई दिन बीत जाने के बाद भी मिल नहीं चल सकी। इसके बाद जसपुर विधायक आदेश चौहान भी मिल प्रशासन से बात करने पहुंचे थे, लेकिन विधायक के हस्तक्षेप के बाद किसान भी मिल पहुंचे और किसानों की मिल प्रशासन के साथ नोकझोंक भी हुई। वहीं किसानों ने मिल प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर 24 घंटे के अंदर मिल नहीं चलती है तो किसान अपना गन्ना हाईवे पर डालने को मजबूर हो जाएंगे। 200-250 रुपए में अपना गन्ना डालना के लिए। अल्मोड़ा में एनएसयूआई ने एसएसजे परिसर में धरना दिया। छात्र संघ चुनाव कराने संबंधी तमाम मांगों को लेकर एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन दिया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को जल्द छात्र संघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चाहिए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वो अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हैं। कुलपति इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। थोड़े ना है, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट का आदेश बीसी नहीं मानेगा ना। कोर्ट के नियमों की जो अवहेलना हो रही है, भाजपा सरकार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, उसको लेकर कुलपति जब हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है उसके बाद भी कुलपति अपने पद पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि कुलपति द्वारा जो 1 या 1.5 साल के अंदर जो भी नियुक्तियां की गई हो या जो भी यहाँ पर घोषणाएं हुई हो, उनकी भी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि बहुत अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई है। दूसरा हमारा मुद्दा है चुनाव से रिलेटेड, छात्र संघ चुनाव कराया जाए। एनएसयूआई पूरे प्रदेश में कोरोना काल से छात्रों के हितों की बात भी कर रही है। उसके बाद हम छात्र संघ चुनाव के लिए भी प्रतिबद्ध की भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चाहती है पूरे प्रदेश में चुनाव हो। चुनाव प्रक्रिया के तहत हम कम से कम अपनी चीजों को, छात्रों की समस्याओं को उठा सके। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सरकार पर देवस्थानम बोर्ड भंग करने का दबाव। विधानसभा सत्र में देवस्थानम बोर्ड भंग करने का विधेयक आ सकता है। 30 नवंबर तक सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। 7 और 8 दिसंबर को विधानसभा का सत्र है और उसमें ये विधेयक लाया जा सकता है। लगातार पंडित पुरोहित मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस देवस्थानम बोर्ड की, और ये मांग है कि इसे भंग किया जाए। विधानसभा सत्र में अब देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का विधेयक आ सकता है। 30 नवंबर तक सरकार इस पर एक बड़ा फैसला ले सकती है। 22 तारीख को जो देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर तमाम पंडित पुरोहित इकट्ठा होंगे और एक बड़ी रणनीति देहरादून में बनाएंगे। देहरादून में आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी सरकार पर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सीएम धामी तीर्थ पुरोहितों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं।
आप शुरू से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ खड़ी है और इसे तत्काल भंग करने की मांग कर रही है। बोर्ड भंग ना होने पर आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी करेगी। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड जो इस सरकार ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, उस बोर्ड को लेके हमारे हकूकधारी और पुरोहित गण लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार बार बार हमारे हकूकधारियों को और पुरोहितों को सिर्फ और सिर्फ लंबा समय देती रही है। पहले वाले जो मुख्यमंत्री थे वो तो सीधा सीधा कहते थे नहीं नहीं, चारधाम देवस्थानम बोर्ड बिल्कुल सही है, उसे नहीं हटाया जाएगा। लेकिन वो मुख्यमंत्री भी शायद इसीलिए चले गए क्योंकि उन्होंने चारधाम देवस्थानम बोर्ड नहीं हटाया। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ वादा किया कि इसको देखेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। और अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। आज बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। शाम को 6:45 बजे धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए पांडुकेश्वर में भगवान विष्णु की पूजा होगी। उसके पहले जो मंदिर है उसे 20 टन फूलों के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज दर्शन होंगे और उसके बाद कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। तो ये मौका कोई भी श्रद्धालु गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। आज बंद हो जाएंगे कपाट। 4 धाम की बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के धाम के जो कपाट है पहले बंद हो गए और आज सबसे आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से फूलों से ये बद्री विशाल का जो मंदिर है वो सजाया गया है। चारों तरफ फूल ही फूल मंदिर में नजर आ रहे हैं। काफी मेहनत के साथ इसे सजाया गया है और इसे सजाने में जितनी मेहनत है उतने फूल भी लगे हैं। दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं के हुजूम की है, श्रद्धालु उमड़ रहे हैं दर्शनों के लिए। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए इंडिया वॉइस।